अमीर वर्सेस गरीब बहू की छठ मैया पूजन ड्रेस। सोनाक्षी और निधि की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि जहां सोनाक्षी बहुत ही अमीर घर से विदा होकर अपने ससुराल आई थी, वहीं निधि गरीब घर से थी। लेकिन उनकी सास शांति दोनों को बराबर का प्यार किया करती थी। ऐसे ही एक दिन शांति ने उन दोनों को अपने पास बुलाया और कहा, तुम दोनों बहुओं को पता है ना कि कुछ दिनों में छठ मैया का त्योहार आने वाला है, तो उसकी सारी तैयारी अच्छे से कर लेना। माँ जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैंने सारा राशन जमा कर लिया है और पूजा का सामान भी मंगवा लिया है और पकवान बनाने की भी सारी तैयारी कर ली है। अब क्या करें, मेरी देवरानी को तो ये सब बनाना नहीं आता, तो मुझे ये सब करना पड़ा। हाँ, मुझे ये सब कुछ करना नहीं आता, क्योंकि मेरे पापा के पास बहुत पैसा था और वो सब कुछ बहुत आसानी से खुद ही करवा लेते थे, तो मुझे कुछ भी मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो क्या है ना, हम तुम्हारी तरह गरीब नहीं है। रहने दो सोनाक्षी, पैसा जितना भी हो लेकिन समझदारी तो नहीं खरीद सकता ना। भले ही तुम अमीर हो और तुम्हारे पापा अमीर थे, लेकिन देखो आज हम दोनों ही एक ही घर में एक ही छत के नीचे हैं और मैं तुमसे रिश्ते में भी बड़ी हूँ। सिर्फ बड़े होने से कुछ नहीं होता, समझदारी तो नहीं है ना आप में। और वैसे भी आप मेरी तरह प्राइवेट स्कूल और कॉलेज से नहीं पढ़ी हैं, सरकारी स्कूल की पढ़ी लिखी हैं, तो आपको कहाँ की चीजों की ज्यादा नॉलेज है। चीजों की नॉलेज नहीं है तो क्या हुआ, त्योहारों की तो बहुत अच्छी जानकारी है मुझे। अब देखना, इस पर्व में मैं माँ जी का दिल जीत लूंगी और पूरे मोहल्ले वाले भी मेरी तारीफ करेंगे कि बहू हो तो बड़ी बहू निधि जैसी। सोनाक्षी कुछ बोलने ही लगती है कि तभी शांति उसे चुप करवा देती है और दोनों से ही गुस्से में कहती है, तुम दोनों अपना ये ड्रामा शुरू करने से पहले एक बार सामने नजर उठाकर तो देख लिया करो कि तुम दोनों के सामने कोई बड़ा खड़ा हुआ है। हर छोटी छोटी बात पर आपस में एक दूसरे की टांग खींचने लगती हो। थोड़ी तो शर्म कर लिया करो। ना ही तुम्हारे अमीर माँ बाप ने तुम्हें शर्म सिखाई है और ना ही तुम्हारी गरीब माँ ने। शांति की बात सुनकर दोनों बहुएं चुपचाप नजर झुकाकर खड़ी हो जाती हैं और शांति दोनों के ही हाथ में 2-2 हजार रुपए देते हुए कहती है, ये लो बहुओं, एक अच्छी और समझदार बहू वही होती है जो सस्ते से सस्ते में गुजारा करना सीखे। ये 2,000 रुपए हैं, इससे छठी मैया का सामान खरीद लेना। निधि उन पैसों को देखकर जहां खुश हो जाती है तो वहीं सोनाक्षी का मुंह बन जाता है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने बाजार में एक अच्छी साड़ी देखी थी और वो बस 1100 रुपए की थी। इन पैसों से तो मैं उस साड़ी का ब्लाउज भी बनवा लूंगी, पेटीकोट भी तैयार कर लूंगी और चूड़ियां और जरूरत का सामान भी खरीद लूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर माँ जी, आप तो जानती हैं कि जेठानी की तरह मेरा टेस्ट इतना खराब नहीं है। 2,000 में मैं भला क्या ही ला पाऊंगी। माँ जी, कम से कम 20,000 रुपए तो देती हैं आप। सोनाक्षी बहू, तुम्हें इन पैसों में खुद के लिए कपड़े खरीदने हैं, पूरे मोहल्ले वालों के लिए नहीं जो तुम्हें 20,000 रुपए चाहिए। शांति बोलकर वहां से चली जाती है। निधि जहां बहुत ज्यादा खुश थी तो वहीं सोनाक्षी को बुरा लग रहा था। वो कमरे में आती है और कहती है, ये क्या किया माँ जी ने, ये तो उन्होंने अमीर बनाम गरीब की छठ पूजन ड्रेस का प्रतियोगिता सा करवा दिया है। अरे जेठानी जी तो वैसे भी गरीब घर से हैं, उन्हें तो माँ जी 100 रुपए भी देती तो वो उसमें भी ब्राइडल मेकअप करके तैयार हो जाती, लेकिन मैं 2,000 में क्या लूंगी। सोनाक्षी ने कुछ देर सोचा और उसके बाद खुद से कहा, अगर मैं इन पैसों में अपने कुछ पैसे मिला दूं तब तो मैं अपने लिए अच्छे कपड़े खरीद सकती हूँ और अपनी जेठानी से जीत भी सकती हूँ। लेकिन फिर सोनाक्षी ने खुद से ही निर्णय लिया, नहीं नहीं सोनाक्षी, तू ऐसा करके इस चुनौती को जीत तो जाएगी लेकिन अपने आप से हार जाएगी। तुझे अब सच में 2,000 में ही अपने लिए बढ़िया से बढ़िया ड्रेस खरीदनी होगी। जहां एक तरफ निधि मार्केट जाती है और अपने लिए 1100 की ड्रेस ले आती है तो वहीं इस ड्रेस का ब्लाउज भी 300-400 रुपए में सिलने के लिए डाल देती है और सोफे पर बैठी हुई अपनी सास और देवरानी को दिखाते हुए कहती है, ये देखिए माँ जी, ये देखो सोनाक्षी, इसे कहते हैं शॉपिंग और बचत करने वाली बहू। मैंने 2,000 में क्या क्या खरीद लिया। सोनाक्षी ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, अच्छा हुआ माँ जी आपने 3,000 रुपए नहीं दिए, वरना जेठानी जी तो नोएडा के अंदर 1,000 गज का प्लॉट खरीद कर ले आती इतने रुपयों में। मुझे कड़वी बातें सुनाने से अच्छा है अमीर देवरानी जी कि अब आप भी सोचिए कि आप इन 2,000 में क्या लाने वाली हैं। हाँ बहू, सोनाक्षी तूने भी अपने लिए कुछ सोचा है या नहीं? छठ के त्योहार में तू क्या पहनने वाली है? तुम दोनों बहुएं तो अभी छठ नहीं रखती हो, सिर्फ मैं ये व्रत रखती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आस पड़ोस वाले नाते रिश्तेदार जब तुम दोनों को देखें तो तुम्हारी तारीफ करते हुए ना थके। मैंने अभी तो कुछ नहीं सोचा है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी कोई फैसला लेकर कुछ अच्छा सा खरीद लूंगी छठ त्योहार में पहनने के लिए। आप इतनी चिंता मत कीजिए, मैं आपकी इज्जत खराब नहीं होने दूंगी।
अच्छा है बहू, मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद है कि भले ही तुम दोनों के पैसों में बहुत फर्क हो, तुम दोनों के स्टेटस में बहुत फर्क हो, लेकिन तुम दोनों ही समझदार हो कि घर को भली भांति चला सकती हो। ऐसे ही अब शांति छठ का व्रत रखती है और उसकी दोनों बहुएं उसका और घर का अच्छे से ख्याल रखती हैं। 3 दिन के अंदर शांति को बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक जोश भरा हुआ था, क्योंकि वो सच्चे दिल से हमेशा छठ मैया का व्रत रखा करती थी। ऐसे ही अब त्योहार का दिन आता है जहाँ पर निधि अपनी सुंदर सी साड़ी पहनकर आती है, तो उसकी पड़ोसन कहती है, अरे शांति, तेरी निधि बहू तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। ये तो वही साड़ी है ना जो उस बड़ी सी दुकान में 1100 की मिल रही थी। बहुत सुंदर लग रही है तुझ पर। धन्यवाद आंटी, मुझे बहुत खुशी है कि आपको ये साड़ी पसंद आई। थोड़ी देर में मेरी देवरानी भी आ रही है, पता नहीं उन्होंने क्या खरीदा है, क्योंकि न ही मैंने उन्हें बाहर शॉपिंग करते जाते देखा और न ही कोई सामान बाहर से ऑनलाइन घर में मंगाते। हाँ शांति, तेरी छोटी बहू नजर नहीं आ रही, वो तो बहुत अमीर है, उसने तो जरूर कुछ महंगा ही लिया होगा पहनने के लिए। नहीं आंटी जी, मेरी माँ जी ने हम दोनों को एक काम दिया था कि 2000 में हमें खुद को सजाना है और हम अच्छी लगनी चाहिए। देखते हैं अब मेरी अमीर देवरानी इस बात पर कैसे खरी उतरती है। तभी सोनाक्षी एक बैंगनी कलर का लहंगा पहनकर आती है, जो कि बहुत भरा हुआ था और बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। उसे देखकर पड़ोसन तो उसे देखती रह जाती है और निधि का भी मुंह खुला का खुला रह जाता है। हाय दैया, लगता है सोनाक्षी ने हार मानकर अपने पापा से कुछ महंगा मंगा लिया होगा, क्योंकि ये तो 2000 का नहीं हो सकता। सोनाक्षी अगर इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती थी तो मना कर देती। इस तरह इतना महंगा लहंगा पहनकर अपने आप को हारा हुआ घोषित करने की क्या जरूरत थी। हर कोई शांति की बहू सोनाक्षी को सुनाया जा रहा था, लेकिन शांति चुप खड़ी थी और शांति ने कहा, सोनाक्षी बहू, ये तो तेरी शादी का लहंगा है ना, पर ये लाल रंग का था, अब ये बैगनी है। आपने हमें ये बोला था कि हम सुंदर लगने चाहिए और आपने 2000 का बजट दिया था। मैंने 100 रुपए में ये लहंगा बैगनी कलर का रंगवा लिया। वैसे भी शादी का लहंगा पड़े पड़े बेकार ही हो रहा था, और रही बचे हुए पैसों की बात, तो उससे मैंने गरीब बच्चों के लिए ठेकुए बनवाए ताकि वो भी इस त्योहार का आनंद ले सके। ये बात सुनकर पड़ोसन जहाँ चुप हो जाती है, तो वहीं निधि का सिर शर्म से झुक जाता है। सोनाक्षी की अमीर होते हुए भी इतनी अच्छी सोच देखकर अब निधि को भी एहसास होता है और वो कहती है, माफ कर देना सोनाक्षी, तुमसे बड़ी हूँ मैं रिश्ते में भी और उम्र में भी, लेकिन फिर भी गरीब होने पर खुद को इतना नीचे महसूस करती थी कि तुम्हें हमेशा झुकाने की कोशिश करती थी। लेकिन आज तुमने बता दिया कि अमीरी या गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझदारी और सोच से होता है। सोनाक्षी बहू, मुझे गर्व है तुझ पर। तू चाहती तो थोड़े बहुत पैसे मिलाकर इस प्रतियोगिता को जीत सकती थी, लेकिन तूने अगर कुछ जीता है तो वो है हम लोगों का दिल। सोनाक्षी भी सभी लोगों से प्यार से मिलती है और इस तरह शांति का छठ का व्रत भी पूरा होता है। चुका था और अब बारी थी छठ पूजा के त्योहार की। छठ पूजा में बस 1 हफ्ता बाकी था, जिसके चलते गांव के सभी घरों में छठ पूजा की साफ सफाई सजावट का काम चल रहा था। अगले दिन बाजार में चूड़ी ले लो, चूड़ी, लाख की चूड़ी। तभी अंजलि और श्वेता दोनों जेठानी देवरानी लाख की चूड़ी सुनकर उस चूड़ी वाले के पास रुक जाती हैं। मुझे तो ये हरी वाली लाख की चूड़ी बड़ी पसंद आ रही है और मुझे तो ये लाल वाली चूड़ियाँ बहुत पसंद आ रही है। ये तो मेरी साड़ी से मैच भी हो रही है। गांव की काफी सारी औरतें लाख की चूड़ियाँ खरीद रही होती हैं कि तभी उसी गांव में रहने वाली गरीब सीमा भी आती है। अरे सीमा, तुम भी आ गई? ये देखो, इस चूड़ी वाले के पास कितने सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियाँ हैं। हम सब ने तो छठ पर पहनने के लिए अपनी मनपसंद लाख की चूड़ियाँ खरीद ली हैं। तुम भी ले लो। अरे नहीं नहीं, वो इस बार मैं दिवाली पर ही छठ के लिए लाख की चूड़ियाँ लेकर आ गई थी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे राशन लेने के लिए जाना है। अपनी माँ की बात सुनकर गरीब सीमा की 7 साल की बेटी नेहा बोलती है, माँ तुमने उनसे झूठ क्यों कहा? तुमने तो कोई भी चूड़ियाँ नहीं ली थी दिवाली पर। तू अभी बच्ची है, तू नहीं समझेगी। इतना कहकर सीमा नेहा के साथ राशन की दुकान पर जाती है। काका 1 किलो आटा और 1 किलो चावल दे दीजिए। क्यों रे, तेरे बाप की दुकान है क्या? पहले तो तुम मेरे 3 महीने के राशन के पैसे दो, पूरे 2000 हो गए हैं। काका आप तो जानते हैं कि मेरे पति की नौकरी गए हुए कितने महीने हो चुके हैं। घर का खर्चा कैसे चल रहा है तो मैं ही जानती हूँ। ये नौकरी की तलाश में, जैसे इनको नौकरी मिल जाएगी हम आपके सारे पैसे चुका देंगे। हाँ तो जब पैसे चुकाओगी तभी राशन लेकर जाना। ये राशन की दुकान पैसे से चलती है। अगर तुम जैसे लोगों को यूं ही मुफ्त में राशन देने लग गया तो एक दिन तो मुझे कटोरा लेकर मंदिर के बाहर बैठना पड़ेगा। चल जा अब यहाँ से। नहीं नहीं काका, ऐसा मत कीजिए, थोड़ा राशन दे दो ना।
सीमा उस राशन वाले से काफी विनती करती है, लेकिन राशन वाला उसे वहाँ से बेइज्जत करके भगा देता है, जिसके चलते सीमा आंखों में आंसू लिए घर आती है। हे भगवान, कब तक हमारी जिंदगी यूं ही रूखी सूखी खाकर गुजरेगी? अब तो अपना चमत्कार दिखाओ। सीमा के पति अर्जुन की 3 महीने पहले नौकरी चली गई थी। 3 महीने से वो कई जगह पर नौकरी ढूंढता है, लेकिन कहीं पर भी उसे नौकरी नहीं मिलती। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और अब छठ पूजा के दिन करीब आ रहे होते हैं। माँ, हम भी छठ मनाएंगे ना? आपको पता है मुझे तो ठेकुए खाना बड़ा पसंद है और इसी बहाने हमारे घर में फल भी आ जाते हैं। इस बार भी आएंगे ना माँ? अपनी बेटी की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर अगले दिन, मेरे पति ने मुझे इस बार छठ के लिए कितनी सुंदर साड़ी दिलाई है, पता है पूरे 3000 की है। ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इस बार छठ पर पहनने के लिए पूरी 5000 की साड़ी लेकर आई हूँ। तभी उनकी पड़ोसन निधि, जो कि उनके साथ ही खड़ी थी, वो मन ही मन सोचती है, साड़ी तो मुझे भी लेकर आनी थी, लेकिन छठ पूजा की तैयारी में मुझे तो साड़ी लाने का मौका ही नहीं मिला। बस आज का दिन बचा है, आज मुझे साड़ी लेने के लिए जाना ही होगा, लेकिन जाऊँ किसके साथ? तभी उसे सीमा दिखाई देती है, जिसे देख वो उसके पास जाती है। सीमा, क्या तुमने छठ पूजा के लिए साड़ी ले ली? नहीं, अभी नहीं। चलो, ये तो अच्छी बात है, मैंने भी नहीं ली। आज हम दोनों साथ में साड़ी लेने चलेंगे। लेकिन मेरे पास तो इसके लिए पैसे ही नहीं है, कुछ बहाना लगाना होगा। वो निधि, मेरी सासू माँ ने ना पिछले साल ही मुझे साड़ी दी थी, मैं वही साड़ी पहन लूंगी। इतना कहकर सीमा वहाँ से चली जाती है, जिसे देख निधि कहती है, कितनी कंजूस है ये सीमा की बच्ची, हर चीज में कंजूसी करती है। उस दिन भी इसने जानबूझकर लाख की चूड़ियां नहीं ली और आज भी बस ये पैसे बचा रही है। माँ, तुमने उन आंटी से झूठ क्यों कहा? तुम्हारे पास तो कोई भी नई साड़ी नहीं है। सीमा चुप रहती है, लेकिन नेहा सब समझ रही थी। सीमा अपने घर के हालातों के बारे में गांव में किसी को भी नहीं बताती, जिसके चलते गांव की कुछ औरतें उसको कंजूस समझने लग गई थी। छठ पूजा में अब सिर्फ 1-2 दिन रह गए थे, इसलिए सभी औरतें पूजा के लिए गन्ने, पान के पत्ते, टोकरी और दिए लेने जाती हैं। पैसों की कमी के चलते सीमा छठ पूजा में इस्तेमाल किए जाने वाले सामानों को भी ठीक से नहीं खरीद पाती। फिर मिट्टी से सीमा घर पर ही दिए बना लेती है और खेतों से गन्ने ले आती है। छठ पूजा में अब सिर्फ 1 दिन रह गया था, जिसके चलते गाँव की औरतें साथ में बैठकर ठेकुआ और खाजा बनाने का प्लान बना। अरे सीमा, तुम अभी तक घर पर ही हो, तुम्हें चलना नहीं है क्या? लेकिन कहाँ? हम सब औरतों ने सोचा कि इस बार हम खाजा और ठेकुआ साथ में बनाएंगे, तुम भी सामान लेकर पीपल के पेड़ के नीचे आ जाना। अरे वाह, फिर तो मैं ढेर सारे खाऊंगी माँ, खूब सारे बनाना। इतना कहकर निधि वहाँ से चली जाती है, लेकिन अब सीमा काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है कि तभी उसका पति अर्जुन आता है। अर्जुन जी, छठ पूजा है और गांव की औरतें साथ में खाजा और ठेकुआ बना रही हैं। मुझे भी उन लोगों ने बुलाया, लेकिन खाजा और ठेकुआ बनाने के लिए मेरे पास तो सामान ही नहीं है। तो क्या हुआ, घर में जो राशन रखा है तुम उससे ठेकुआ और खाजा बना लो। खाजा ठेकुआ बनाने के लिए घर के राशन का इस्तेमाल नहीं करते और बाहर से राशन खरीदने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तभी सीमा को कुछ याद आता है। वो जल्दी से चौका के पास जाकर एक डब्बा उठाती है और उसे खोलती है। उस डिब्बे के अंदर गेहूं के कुछ दाने रखे होते हैं। अगर गेहूं के दाने में बाहर पिसवानी गई तो 40 रुपए लग ही जाएंगे। एक काम करती हूँ, उन्हें घर ही में पीस लेती हूँ। फिर चक्की की मदद से सीमा उन गेहूं के दानों को अच्छे से पीस लेती है। गेहूं के दाने थोड़े से ही थे, इसलिए आटा भी थोड़ा ही बनता है, जिसे लेकर सीमा सभी औरतों के पास जाती है। अरे ये क्या सीमा, तुम ठेकुआ और खाजा बनाने के लिए इतना थोड़ा सा आटा लेकर आई हो? हाँ, वो मेरे घर में लोग ही कितने हैं, मैं, छोटी बेटी और मेरे पति, इसलिए हमारे लिए तो इतना ही काफी है। कंजूसी की भी हद होती है। क्या तुम ये पैसा अपनी छाती पर लेकर जाओगी क्या? ये खाजा ठेकुआ सिर्फ हम अपने घर के लिए नहीं बल्कि आस पड़ोस के लिए भी बनाते हैं। कंजूस से कंजूस देखे, लेकिन तुम जैसा नहीं देखा। निधि की ऐसी बातें सुन सीमा को बहुत दुख होता है, लेकिन वो चाहकर भी उसको अपने घर के हालातों के बारे में नहीं बता सकती थी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और आज छठ पूजा का दिन होता है। गाँव की सभी औरतें नई साड़ी, लाख की चूड़ियाँ, 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाती है और छठ पूजा का सारा सामान लेकर छठ मनाने के लिए घाट पर जा रही होती है। लेकिन वहीं सीमा काफी ज्यादा परेशान होती है। जैसे तैसे करके पूजा के सामान का इंतजाम तो कर दिया, लेकिन ये 5 तरह के फलों को मैं कहाँ से लाऊं? छठी मैया, क्यों मुझे छठ के व्रत को रखने में इस बार इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? ये कहते हुए सीमा रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ, अरे चलिए साहब, वरना घाट पर भीड़ जमा हो जाएगी। तुम सब तो आ गई, लेकिन ये सीमा कहाँ रह गई? पता नहीं काकी, मुझे तो लग रहा है वो तो घाट पर भी ना जाएगी। देखा नहीं आपने कुछ दिनों से वो कितनी कंजूसी कर रही है। मेरा तो अब उससे बात करने का भी मन नहीं कर रहा। उन सभी औरतों की बात सुन वो बूढ़ी काकी सीधा सीमा के घर जाती है और देखती है कि सीमा फूट फूट कर रो रही है। अरे सीमा बिटिया, क्या हुआ तुझे? तू ऐसे रो क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? फिर नेहा उसे सारी बात बताती है, जिसे सुन अम्मा को भी काफी बुरा लगता है और वो बाहर आकर सभी औरतों को सीमा के घर के हालातों के बारे में बताती है। हे भगवान, ये हमसे क्या हो गया? वो बेचारी इतने महीनों से परेशान थी और हम उसे कंजूस कंजूस कहकर ताना देते थे। हाँ, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, वरना छठी मैया हमसे नाराज होंगी। अब सभी औरतें अपने अपने घर जाती हैं। इसके बाद सभी औरतें छठ पूजा के लिए सारा सामान इकट्ठा कर सीमा के घर पहुँचती हैं।
आप लोग यहाँ देख सीमा, हम सभी आपस में लड़ती झगड़ती हैं। आए दिन हमारे बीच में कोई न कोई नोकझोंक होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों में से कोई भी मुसीबत में साथ ही छोड़ दे। अगर तुम हमें ये सब पहले ही बता देती तो अभी हम सब इस वक्त घाट पर पूजा कर रहे होते, और नहीं तो क्या। ये देखो, तुम्हें जिन जिन सामानों की जरूरत थी वो सब तो हम लेकर आए। चलो अब जल्दी से लाख की चूड़ी और नई साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ, फिर हम सबको घाट पर भी तो जाना है। अपने पड़ोसियों की बात सुन सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद अब सीमा तैयार होती है और सभी के साथ घाट पर छठ पूजा के लिए जाती है। छठ पूजा में सीमा अपने आस पड़ोस की औरतों की मदद के चलते हंसी खुशी हर साल की तरह छठ पूजा मना पाती है और सुबह की पूजा और शाम की पूजा अपने गांव की औरतों के साथ श्रद्धा पूर्वक करती है।